एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की, फिर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए और फिर हमने वैलेंसी भी पढ़ ली। अब जब हमने इतने सारे कंसेप्ट्स पढ़ ही लिए हैं तो क्यों ना हम इन सभी कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लें। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे एटॉमिक नंबर पे, मास नंबर पे और वैलेंसी पे। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज को परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन न्यूमेरिकल्स के साथ। अब इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ें, इतने सारे जो हमने अभी तक कंसेप्ट्स पढ़े हैं ना, उनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसको, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जो कि हम इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, नाम से समझ में आ रहा है, एटम का नंबर। तो हम करते क्या है, एटम को एक फिक्स्ड नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये एटम होता किसका है भाई, एटम्स किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और जरा सोचो इन 118 एलिमेंट्स के कितने सारे एटम्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी एटम्स को, सभी एलिमेंट्स की सभी एटम को अलग अलग नंबर देंगे, नहीं, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट उठाते हैं और उस एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन सबको हम एक फिक्स्ड नंबर दे देते हैं, एक कॉमन फिक्स्ड नंबर दे देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है एक कार्बन एलिमेंट, इस कार्बन एलिमेंट को मैंने दिया है नंबर 6। तो इस कार्बन एटम के पास, इस कार्बन एलिमेंट के पास जितने भी कार्बन एटम्स होंगे ना, उन सभी कार्बन एटम्स का नंबर क्या होगा, 6। यानी कि एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 6। तो हमने करा क्या, हमने एटम को एक फिक्स्ड नंबर दे दिया। एटम्स कहाँ से आते हैं भाई, एलिमेंट से आते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग नंबर असाइन कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, उसका एटॉमिक नंबर। फायदा क्या होता है ऐसा करने से कि आप ना एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे असाइन कर, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो फिक्स्ड होता है हर एक एलिमेंट के लिए। अगर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, एटॉमिक नंबर होगा 8। अब ये नंबर ऑक्सीजन से कोई और नहीं ले सकता। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 8, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हम फिक्स्ड नंबर दे रहे हैं ना एलिमेंट के एटम्स को, ये आखिर किस बेसिस पे दे रहे हैं, तो ये हम देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे। भाई अगर हम बोल रहे हैं कि जो नंबर हम देते हैं एलिमेंट के एटम्स को वो फिक्स्ड होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो जाहिर है जिस बेसिस पे हम नंबर अलॉट करते हैं वो बेसिस भी कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स का हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो उस केस में एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं एक न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम जिसमें मैं बोल रही हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। न्यूट्रल एटम में होता क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इनिशियली एटम में यही होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा होता है, सेम होता है। फिर वो तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि स्टेबिलिटी का पूरा खेल होता है। अब अगर किसी एटम के पास हम बोलते हैं कि वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो एटम हम बोलेंगे कि अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा या शेयर करेगा, कुछ भी होगा,
कैसे भी करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर भी किसके बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसी समझ में आई होगी आपको। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, मास नंबर की। मास नंबर को हम बोलते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल क्या होगा इसका, तो वो होता है A। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा भी तो तीसरा टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है ना, न्यूट्रॉन्स। तो हम बोलते हैं कि मास नंबर क्या होगा, सम होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। क्या बोला मैंने, मास नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं। कभी कभी ऐसा बोलता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो इतने हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की जगह वो आपको क्या बता देता है कि एटॉमिक नंबर इतना है। तो आप क्या करोगे भाई, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह आप क्या लिख दोगे, Z लिख दोगे, क्योंकि हमको तो पता है ना, हम स्मार्ट हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो कोई बात नहीं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सीधे सीधे स्टेटमेंट में नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह Z लिख देंगे। तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस N बन जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। इसके बाद में आती है क्या, वैलेंसी का कंसेप्ट। तो मैंने आपको बताया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में होते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट एनर्जी शेल जो होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम को बताते हैं कि भाई आप फर्दर और कितने एटम्स के साथ जाकर के कंबाइन हो सकते हो। एक एटम कंबाइन क्यों होता है, एक एटम हो सकता है कि अपने भाई के साथ ही, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम के साथ ही जो है ना कंबाइन हो जाए, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम है वो हो सकता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि एक एलिमेंट का जो एटम है वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन हो, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट यानी कि क्लोरीन के एक एटम के साथ जाकर के कंबाइन हो जाए। तो कॉम्बिनेशन तो कैसे भी पॉसिबल है, सेम एटम्स के बीच में, सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में। तो एटम्स हम बोलते हैं कि कंबाइन होते क्यों हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है किसी भी एटम को, जब उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल जो होता है, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि उस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाकर के वो स्टेबल कहलाएगा। और वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटम्स के पास हम बोलते हैं कि केवल K शेल होता है। K शेल में हमें पता है कि 2n² रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या केवल K शेल हो सकता है, उन्हें क्या करना होता है भाई, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा शेल होता है, न्यूक्लियस की सबसे पहला वाला शेल, K शेल। तो उन K शेल वाले एटम्स को अगर स्टेबिलिटी चाहिए है तो उन्हें अपना डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि K शेल में उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने ही पड़ेंगे। तो या तो ऑक्टेट कंप्लीट करो या K शेल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करें, तब जाकर के क्या होगा, वो स्टेबल होंगे। स्टेबल कैसे हो पाएंगे भाई, जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास एलिमेंट है, उसके एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एटम क्या स्टेबल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑक्टेट होना चाहिए ना कंप्लीट, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, केवल 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो एटम क्या करेगा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाएगा कहीं बाहर से, या तो वो किसी से ले आए, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, या किसी दूसरे एटम के साथ जो है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने एटम को बता दिया कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कितने हैं, 7 हैं, आपके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो आप फर्दर जो है एक और एटम के साथ जाकर के कंबाइन हो जाओ,
ताकि आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये वाला जो एटम था उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि वो फर्दर एक एटम के साथ ही जाके कंबाइन हो सकता है। इसे हम कहते हैं वैलेंसी। एक और तरीका होता है वैलेंसी को पता करने का, इधर देखो, टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज फर्स्ट रिटन। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए कहा था। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, ऐसे में याद कर लो। एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, अगर आपको उस ट्रिक से याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। एटॉमिक नंबर आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया ना तो फिर ये वैलेंसी को कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर याद है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे, और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपकी आंखों के सामने आ गया ना, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि भाई इस एटम के, इस एलिमेंट के एटम की वैलेंसी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो सबसे पहले, देन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो द एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ही बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या, सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 1 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने होते हैं, 1 ही होता है। यानी कि ये रहा क्या, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या रहा, उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड कौन सा शेल आया, के शेल आया। इस के शेल के पास हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। के शेल अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के एटम में जो के शेल है, उस के शेल के पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे भाई, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो ले दे करके के शेल ही क्या है, हाइड्रोजन के लिए वैलेंस शेल है, और वो इकलौता इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अभी स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल है ये, है ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके पास 1 ही, तो ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन की जुगाड़ करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, किसी दूसरे एक एटम के साथ जाकर के कंबाइन होगा। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लिया कि हाइड्रोजन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए फर्दर और कितने एटम के साथ कंबाइन होगा, सिर्फ 1 एटम के साथ। ये आपको कैसे पता चला, उसकी वैलेंसी से पता चला। वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। यही तो बोला जा रहा है स्टेटमेंट में कि वो एलिमेंट जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होती हैं, उनकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाती है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल होने के लिए फर्दर 1 एटम के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एलिमेंट्स जिनके पास हम बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम ले लेते हैं हम। ठीक है, ये ले लिया हमने सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या है, 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो जरा, ये रहा के शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा एल शेल, एल में आए 8 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा एम शेल में हम बोल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एम शेल क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही हो जाएगी। यानी कि सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो सोडियम एटम क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए फर्दर 1 और एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, या चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 2 होता है। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एलिमेंट्स जिनके एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 2 ही हो जाती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि मैग्नीशियम एटम, एक मैग्नीशियम एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए फर्दर 2 एटम्स के साथ कंबाइन होगा। ये चीज हो गई। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि फॉर एलिमेंट्स जिनकी
जिनके पास हम बोलते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं कि 4, 5, 6 या 7 होते हैं, उनकी वैलेंसी किसके बराबर हो जाएगी? देखो इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड सो दैट द वैलेंस शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। जिन एलिमेंट्स के एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, या तो 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? उनकी वैलेंसी हम बोलते हैं कि उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी जो कि और चाहिए हैं उन्हें अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि एक एलिमेंट जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो उस एटम को स्टेबल होने के लिए हम बोल रहे हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में, लेकिन है कितने? 4 हैं, तो वो क्या करेगा? 4 और ऐड करेगा, तो वो टोटल उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि आप इसको दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हो, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं हो रहा हो तो आप ये वाला याद कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस सेशन में आपको मैंने यही कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी कि आप किस तरीके से एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के वैलेंसी बता सकते हो, लेकिन अगर वो आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसे याद कर लो। पहला तो ये कि वो एलिमेंट जिनके एटम का की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगी। दूसरे एलिमेंट्स जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, या तो 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, उनकी वैलेंसी कितनी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको हमेशा काम आने ही वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैम कोई शॉर्टकट बता दे वैलेंसी को याद करने का, तो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। चलो आप अभी 9th स्टैंडर्ड में थोड़े बहुत एलिमेंट्स के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की आपने वैलेंसीज याद कर भी ली, तो क्या जब आप 10th में जाओगे तो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, क्या आप सबकी वैलेंसी याद करते बैठोगे? क्या वो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए हमें एटॉमिक नंबर याद करना ही पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा हैं, 4, 5, 6 या 7 हैं, तो आप कैसे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी को कैलकुलेट करोगे? वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करोगे? 8 में से ऑक्टेट, ये 8 कहां से आया है? ऑक्टेट के 8 से आया है, तो 8 माइनस जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके एटम के पास हम बोल रहे हैं कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस एलिमेंट के एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो उस एटम की वैलेंसी आ गई, उस एलिमेंट की वैलेंसी आ गई 2। ये बताए किसका केस है? ये मुझे लग रहा है ये है केस ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2, 6। आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6। इसकी वैलेंसी अगर मुझे कैलकुलेट करनी तो मैंने क्या किया? 8 में से 6 माइनस कर दिया, आ गया 2। ठीक है, तो आई होप ये आपको सभी को समझ में आया होगा। रिपीट कर देती हूं, वो एलिमेंट्स जिनके एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही हो जाएगी। यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 है, 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 2 है। वैलेंसी अगर आप बोल रहे हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास, किसी एलिमेंट के एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हुए तो, यानी कि 4, 5, 6 या 7 हुए तो कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करोगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला लगा देना। तो अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसके एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? 5 आए हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो मैं 8 माइनस 5 कर दूंगी, कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। तो उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, आई होप ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे भाई? आगे हम जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स पे। ये वही कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर देखो, Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर है 9। इलेक्ट्रॉनिक EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2, 7।
तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, यानी कि 3 से कम है। तो इसकी वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको 8 - 7 करना पड़ेगा। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे भाई? 1 आ जाएगा। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन का केस तो मैंने आपको बता ही दिया है। नाइट्रोजन का भी हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है? 2 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, यानी कि 3 से ज्यादा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 - 5 = 3। तो वैलेंसी कितनी आ गई? 3। कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है भाई? 2 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, यानी कि 3 से ज्यादा हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा? 8 - 4 = 4। तो कार्बन की वैलेंसी आ गई 4। आई होप इस सब में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, अब हम फाइनली आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स कहाँ गए भाई? ये रहा। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 and mass number is 23. What type of ion will be formed by it and how will you represent it? Calculate the number of electrons, protons and neutrons in the ion formed. What will be the valency of the sodium? अब इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं हमसे, एक एक करके हम सभी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमको बोला गया क्या? एटॉमिक नंबर है सोडियम का। सोडियम का सिंबल सबको पता है क्या होता है भाई? Na होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना गिवन है? 11 और A कितना गिवन है? मास नंबर 23। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय इट एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट? कौन सा आयन बनाएगा भाई? ये आयन का मतलब क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है कि आयंस कैसे बनते हैं। एटम्स जब अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जब कंप्लीटली दे देते हैं या किसी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे फिर से हम लेते हैं एग्जांपल किसका? सोडियम का। सोडियम में हम बोल रहे हैं कि 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो बेसिकली सोडियम करता क्या है? देखो अभी ये सोडियम हम बोल रहे हैं कि अपने न्यूट्रल स्टेट में है, ये एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा है? बराबर है। लेकिन इस बराबरी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अभी तो अनस्टेबल चल रहा है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा कि सोडियम जो है अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको दे देगा, डोनेट कर देगा, लूज कर देगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? केवल 10 रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह गए कितने? 11। प्रोटॉन्स पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई? 10 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आप खुद ही सोचो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे सोडियम ने करा क्या था? सोडियम के एक न्यूट्रल एटम ने अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, यानी कि एटम ने अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दिया, एक नेगेटिव चार्ज को निकाल दिया। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या बढ़ गया? एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। आप जब नेगेटिविटी अपने आप से दूर करते हो तो खुद क्या बनते जाते हो? पॉजिटिव बनते जाते हो। तो सोडियम के साथ भी यही हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब किसी एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं। तो अब हम सोडियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम लिखेंगे Na पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज हमें बता रहा है कि सोडियम एटम ने करा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज किया है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जाहिर है स्टेबिलिटी के लिए तो किया होगा, बेवजह थोड़ी ना कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और यहाँ पे प्लस के साथ में 1 भी लिख देती हूं। तो ये +1 क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो लूज किया लेकिन कितना किया है? एक किया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया हमारा कैटायन। सिमिलरली अब मैं बात करूं क्लोरीन की। भाई सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए।
तो अभी हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना, 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया कितना, 287। वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, यानी कि 3 से ज्यादा हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन एटम की वैलेंसी कितनी है, 1 है, यानी कि एक क्लोरीन एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक और किसी एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जो सोडियम में अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे न्यूट्रल क्लोरीन एटम में हम बोल रहे थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, लेकिन बराबरी का क्या मतलब है ना, स्टेबिलिटी तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को लिया तो अब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 17 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही है ना, 17 ही है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने के उतने रहे ना, यानी कि अब हमारे क्लोरीन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है एटम के ऊपर। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव मतलब क्या, ये बन गया है अब हमारा क्लोराइड आयन। अब ये क्लोरीन एटम नहीं रहा, ये बन गया है क्लोराइड आयन। माइनस साइन क्या बता रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तभी उसके अंदर एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिविटी आ गई है। और -1 अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियस होता है, अगर 1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ले लिया है अपने अंदर। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया एक एनायन। तो आयन 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, और एनायन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। जो मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं कैटायंस, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, ये बड़े दिल के होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं एनायन। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था कि सोडियम जो है किस तरीके का आयन बनाएगा, तो अभी अभी हमने बना के बता दिया आपको कि सोडियम जो है एक क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। क्यों, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही कुछ ऐसा है ना, 281 है। तो एक जो वैलेंस शेल आया, जो हमारे पास सोडियम के पास जो वैलेंस शेल है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एक ही है। उस एक इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी स्टेबिलिटी जा रही थी, इसलिए सोडियम ने क्या किया, उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हेंस इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन विद अ सिंबल Na+। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटायन बनाता है, एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Na+ से। एक चीज तो समझ में आ गई, रिप्रेजेंट करना भी सिखा दिया हमने, और कौन सा आयन बनाया है वो भी हमने बता दिया। अब क्या बचा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आयन फॉर्म। इसको कर लो स्टार मार्क, यहाँ पे आपके नंबर जो है ना डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा। ये पूछ रहे हैं कि जो आयन बनाया है ना आपने, सोडियम आयन, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। आप ये मत कर देना कि भाई एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 दिया था, मास नंबर 23 दिया था, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके आपने रख दिए। नहीं, ये आयन के बारे में पूछ रहा है, एटम के बारे में नहीं। तो आयन के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कभी चेंज नहीं होते हैं। मास नंबर आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर कितना गिवन है सोडियम का, 11 गिवन है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो भले ही सोडियम एटम क्या बन जाए, सोडियम आयन बन जाए, कैटायन बन जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उसमें उतने ही रहने वाले हैं। सोडियम एटम में भी 11 होते हैं और सोडियम आयन में भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। तो 3 में से आप बोल सकते हो कि एक चीज तो समझ में आ गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सोडियम एटम में किसके बराबर थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि 11 ही थे। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, यानी कि 11 - 1 हो गया है। तो कितने हो गए भाई, 10 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, सोडियम आयन में 10 आ गए। ठीक है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए कितने 11। अब क्या कैलकुलेट करना है भाई, अब तो बस न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने को बचा है। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं मास नंबर का। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप खुद बताओ कि क्या मास नंबर चेंज होने वाला है। यहाँ पे हमने बोला कि सोडियम एटम जो है सोडियम आयन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम लूज कर रहा है, तो क्या उसका मास नंबर भी चेंज होगा, मुझे नहीं लगता। क्यों, क्योंकि भाई एटम क्या कर रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही तो लूज कर रहा है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे फर्क पड़ रहा है। तो सोडियम एटम ले लो चाहे सोडियम का आयन ले लो, मास नंबर तो उतना ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। तो अगर हमसे कोई ये पूछ रहा है सवाल में कि सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमें पता चल गए हैं। न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर सोडियम एटम का कितना गिवन था यहाँ पे 23, तो आयन का भी उतना ही होगा, तो मैं एक ही जगह लिख दूंगी 23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, कितने हैं भाई 11 हैं, तो ये लिख दिया हमने 11 प्रोटॉन्स की जगह, प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है हमारे सोडियम आयन में, 12 प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किस तरीके से आप मतलब सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, सवाल बड़ा आसान था, थोड़ा सा लंबा था, बट कोई नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट तो सारे ही पता है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर दिया था सोडियम का, मास नंबर गिवन था, किस टाइप का आयन पूछा गया था हमसे कि किस टाइप का आयन बनाएगा ये वाला सोडियम एटम, और कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। फिर उस आयन में भी जो भी वो आयन बनाएगा सोडियम आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज हमसे पूछी गई है कि भाई सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, तो वो भी हमने बता दिया। सबसे पहले हमने क्या करा, सोडियम का एटॉमिक नंबर, अच्छी बात है कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको गिवन है, तो आप क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले लिख दोगे 281, दिखा देना कि भाई 1 जो वैलेंस शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही हैं, तो स्टेबिलिटी जा रही है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए सोडियम क्या करेगा, वैसे भी सोडियम क्या है, एक तो मेटल है, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, तो सोडियम भी क्या करेगा, एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन को जो है एक लूज कर देगा। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिविटी दूर करो तो खुद क्या बन जाओगे, पॉजिटिव। सोडियम एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो खुद क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, यानी कि उसके ऊपर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक ऐसा एटम जिसके ऊपर एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे हम बोल देते हैं आयन। तो जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है भाई, कैटायन कहलाता है। तो सोडियम आयन बन गया, इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ था सोडियम का, K शेल में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इसी तरह से वो एक पॉजिटिव आयन बना लेगा, कैटायन बना लेगा। सिंबल ये रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, सोडियम आयन में पहले कितने थे, एटॉमिक नंबर कितना था सोडियम का 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11 थे। न्यूट्रल एटम में जब तक सोडियम एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था तब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे, 11 के 11 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मास नंबर तो एटम और आयन का एक ही जैसा रहता है, वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एटम भले ही आयन बन जाए, कितना भी बड़ा आयन क्यों ना बन जाए, कितना छोटा भी आयन क्यों ना बन जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मास नंबर तो एटम और उसके आयन का वही रहेगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कैलकुलेट कर लेंगे, 12।
ठीक है। और वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी आप सभी को पता है कि वो वाले एलिमेंट्स जिसके एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही हो जाती है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई, सोडियम की वैलेंसी हम बोल रहे हैं हो जाएगी कितनी, 1। सोडियम आयन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, आई होप ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कहां, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। अच्छी बात यह है कि अभी तक एटॉमिक नंबर दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है। एंड मास नंबर इज 27। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आयन फॉर्म्ड। जब भी सवाल पढ़ो ना तो उसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना। पूछा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पूछे तो जा रहे हैं, लेकिन किस में पूछे जा रहे हैं, आयन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट करो उस आयन को, और फिर इसके बाद में उस आयन की भी वैलेंसी बताओ। यानी कि जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना, सेम आपको एज इट इज एल्यूमिनियम के केस में भी करना है। तो कैसे करेंगे भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, 13 गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8, 3। यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 ही है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण एल्यूमिनियम एटम की जो स्टेबिलिटी है वो हो रही है गड़बड़। क्यों हो रही है गड़बड़, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑक्टेट होना चाहिए था कंप्लीट, टोटल हम बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, है कितने, 3। तो अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। एल्यूमिनियम अपना दिमाग लगाएगा कि क्यों ना मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ से हटा दूं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूंगा तो मेरे पास आउटर मोस्ट शेल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। भाई ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ थे, एम शेल में थे। जब आप एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हटा दोगे तो एम शेल भी हट जाएगा। तो फिर आउटर मोस्ट शेल कौन कहलाएगा, उसके अंदर वाला, एल वाला। तो एल शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम में अपना दिमाग लगाया कि हो ना हो मुझे इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। Hence the ion formed will be Al3 positive. आयन कौन सा बनेगा, Al3 positive बनेगा। Al3 positive, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है। नेगेटिविटी लूज करोगे तो क्या बन जाओगे, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्जेस हटाए हैं तो वो खुद क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, कैटायन बन गया। और ये 3 क्या बता रहा है, 3 हमको नंबर बता रहा है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। कैसे बनेगा और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी आयन में, एल्यूमिनियम के कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि कितना भी बड़ा या छोटा आयन क्यों ना बना हो, आयन बना हो, एनायन बना हो या चाहे कैटायन बना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 13 है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 13 होंगे, न्यूट्रल एटम में भी और एल्यूमिनियम के आयन में भी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी हम बोल रहे हैं कि 13 ही हैं। फिर इसके बाद में अब बारी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इनिशियली हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर है 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 13 थे। लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं आयन बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 13 - 3। ये देखो 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10। तो एल्यूमिनियम के आयन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, 10 होते हैं, 13 - 3। ठीक है,
फिर इसके बाद में अब न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे मास नंबर वाला, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर तो वही रहने वाला है एटम का भी और उसके आयन का भी, कितना है भाई 27 है। तो 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने कितने कैलकुलेट करे हैं 13, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 आ जाएंगे 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई एल्यूमिनियम के आयन में 14 है। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इस आयन की, 3 हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बना है ना वो आयन, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। इसके सोल्यूशन का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 एंड मास नंबर इज 19। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutrons in the neutral atom and in the ion formed by it। यानी कि अब हमें फ्लोरीन के एक न्यूट्रल एटम में भी कैलकुलेट करना है तीनों चीजें, और फ्लोरीन के आयन में भी, जो भी टाइप का वो आयन बनाएगा उसमें भी हमको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। रिप्रेजेंट द आयन एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आयन को रिप्रेजेंट करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है भाई फ्लोरीन का, 9 गिवन है। कितना है भाई, 9 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, अगर मैं बनाना चाहूं तो 2 और 7 है कि नहीं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम में कितने होंगे, 9 होंगे। तो इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं अरेंज करूं शेल्स में, तो वो क्या अरेंजमेंट होगा भाई, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में आएंगे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे तो हमें क्या चाहिए है भाई, ऑक्टेट चाहिए है। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की यहां पे क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, आपको क्या लगता है, फ्लोरीन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएगा किसी दूसरे एटम से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए, या फिर ये सभी के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम से उड़ा देगा और सिर्फ डुप्लेट लेकर के बैठा रहेगा कि फ्लोरीन सोचे कि अरे कोई बात नहीं, ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है तो क्या हुआ, डुप्लेट तो है ना, डुप्लेट से ही हम स्टेबिलिटी का काम चला सकते हैं। आपको क्या लगता है भाई, मेरे हिसाब से तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये डुप्लेट के भरोसे बैठा रहा और इसने सोचा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं, तो भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में ना बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतना आसान काम नहीं है, फ्लोरीन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, न्यूट्रल एटम में हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो कि कितना है भाई, एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 9 है। इसको 90 नहीं, इसको आप क्या कर लोगे, 9 कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ गए, हमें इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है, न्यूट्रल एटम और आयन दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम में हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर होगा प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर भाई है क्या, 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 9 हो गए। 19 नहीं, इसे आप 9 कर लीजिएगा। अब बारी आई किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास बेस्ट फॉर्मूला है, क्या है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर यहाँ पे कितना दिया गया है, देखो 19 दिया गया है। इस 19 में से आप क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 9 है, देखो 9 है, तो 19 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ गया, 10 आ गया। तो फ्लोरीन के एक न्यूट्रल एटम में, फ्लोरीन के एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए 10, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर हुआ कितना, 9। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं आयन की।
अब ये जो आयन फॉर्म करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया था, कितना था ये 27, या आप इसको 2,7 भी लिख सकते हो अगर आपको शेल बार बार जो है ना डिनोट नहीं करने हैं, तो आपने 2,7 लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो आप खुद सोचो, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे, तभी तो एटम न्यूट्रल कहलाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस बराबरी के कारण जो एटम है वो अनस्टेबल रहा, स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एटम क्या बन गया, एटम बन गया एक एनायन, क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा F नेगेटिव। F नेगेटिव क्या है भाई, ये हमको बता रहा है ये क्या है, फ्लोरीन का एक आयन है, फ्लोराइड आयन है। नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि इस एटम ने, फ्लोरीन के एटम ने आयन कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। माइनस के साथ मैंने 1 यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि वो ऑब्वियस होता है, अगर केवल माइनस साइन लगा है इसका मतलब क्या कि उसके बगल में 1 लिखा हुआ है। तो यानी कि फ्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो फ्लोराइड आयन बना है, यानी कि वो एक एनायन बन गया है। अब इस एनायन में भी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। भाई आपको क्या लगता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, वो तो तब भी कितने थे, 9 ही थे, और आयन बनने के बाद भी 9 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर 9 के बराबर है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक उसने ले लिया है, तो पहले 9 थे इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, रही बात न्यूट्रॉन्स की, तो आप खुद ही सोचो कि न्यूट्रॉन्स में भी क्या कोई चेंज होने वाला है। न्यूट्रल एटम में भी 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन को अगर इसने गेन कर भी लिया तो भी क्या हुआ, न्यूट्रॉन के पास थोड़ी ना कुछ गिफ्ट आया है, तो वो क्या रहेगा, वो भी उतना ही रहेगा, कितना रहेगा भाई, 10 रहेगा। कैलकुलेट करना चाहो तो फॉर्मूले से फिर से कर लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना गिवन था, 19, और आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम बोल रहे थे 9 ही थे आयन बनने के बाद भी, तो 19 - 9 कितना आ गया, 10 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने फ्लोरीन के न्यूट्रल एटम और आयन दोनों में ही क्या किया है, दोनों में ही हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना सीखा है। और इसको आप ध्यान से 9 कर लीजिएगा, ये 19 नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an ion M3 positive contains 10 electrons and 14 neutrons. What are the atomic number and mass number of the element M? Name the element. यानी कि अब हमें यहाँ पे उल्टा चलना है। यूजुअली हमें क्या दिख रहा था क्वेश्चन में, एलिमेंट बताया जा रहा था या उसका एटॉमिक नंबर बताया जा रहा था, वो किस तरीके का आयन बनाता है, उस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने होते हैं, हमसे अभी तक ये कैलकुलेट करने को बोला जा रहा था। लेकिन इस सवाल में हमसे इनफैक्ट पूछा गया है कि एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है। गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे हमें आयन है, आयन के बारे में, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स और हम बोल रहे हैं कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये बताए गए हैं। उल्टा चलना है, तो कैसे चलेंगे, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए किस पे, एलिमेंट के एटम ने जो आयन बनाया है ना उस पे फोकस होना चाहिए। आयन कौन सा है भाई, M3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है भाई, ये पॉजिटिव साइन आयन का ये बता रहा है कि ये है क्या, एक कैटायन। और याद करो कैटायन कैसे बनता है भाई, कैटायन बनता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है क्या, कैटायन, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है नेगेटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज ने हमें ये बता दिया कि ये क्या है, एक कैटायन है, एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे। लेकिन कितने करे हैं, तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना 3, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तब जाकर के वो क्या बनता है, 3 पॉजिटिव कैटायन बनता है। ठीक है, अब इस आयन में, इस कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे भाई, 10 थे। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आयन के पास कैसे आए हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आयन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद आए हैं। यानी कि इनिशियली न्यूट्रल एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 होंगे। इस 13 में से एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया।
इस 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, यानी कि आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे 10। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, गिवन है इनफैक्ट हमको यहाँ पे कि एक आयन है, उस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो आप खुद ही सोचो आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए हैं, कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 कैसे हुए हैं, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। तो न्यूट्रल एटम में डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक चीज हमें समझ में आई। अब याद करो, हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूट्रल एटम के केस में होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी एटम का केस, इसमें भी तो हम न्यूट्रल एटम ही अभी देख रहे हैं ना। न्यूट्रल एटम में हमने कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, डेफिनेटली 13 होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, इसका मतलब क्या है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 ही है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है भाई जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, खुद ही बताओ। क्या हमने एक ट्रिक नहीं पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यू सोडियम है वो किसकी डिमांड कर रहा है भाई, न्यू सोडियम हम बोलते हैं कि आलसी फास्फोरस की डिमांड कर रहा है। आलसी में AlSi में हम बोल रहे थे कि Al क्या है भाई, एल्यूमिनियम है। तो उस ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि भाई 13th नंबर, या आप बोल सकते हो कि 13 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एल्यूमिनियम का। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिस एलिमेंट के एटम, न्यूट्रल एटम और आयन की बात हो रही है, तो वो एटम कौन है भाई, वो एलिमेंट कौन है भाई, एल्यूमिनियम है। ठीक है, कैसे पता किया हमने, उसके एटॉमिक नंबर से पता किया। चलो, अब एटॉमिक नंबर पता हो गया है, आइडेंटिफाई भी कर लिया है हमने एलिमेंट को, अब हम उसका मास नंबर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 चीजें पूछी गई हैं, 2 हो गई हैं, एक बची है। मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप सबको पता है कि फॉर्मूला क्या लगता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होंगे, बराबर ही होंगे, आयन में भी और एटम में भी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि भले ही एक एटम कितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों ना कर ले या कितने भी गेन क्यों ना कर ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने अभी अभी देखा कि न्यूट्रल एटम में कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना आया है 13, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 13, और न्यूट्रॉन्स तो यहाँ पे हमको आयन में गिवन है, कितने हैं आयन में 14 हैं। तो भाई आयन हो चाहे एटम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम ही रहने वाले हैं, तो आयन में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 14 और उसके न्यूट्रल एटम में भी कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 ही होंगे। तो n की जगह हमने लिख दिया 14, तो 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा, है ना। इजी था ना, ये वाला क्वेश्चन भी इजी था। तो हमारे पास एलिमेंट क्या निकल के आया है भाई, एलिमेंट आया है हमारे पास एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर है कितना 13 और उसका मास नंबर है कितना 27। कैसे कैलकुलेट किया, आयन दिया गया था, आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए थे। तो इलेक्ट्रॉन से हमने पता किया कि भाई आयन में जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं आयन के पास, क्योंकि उस आयन ने, एक न्यूट्रल एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तब जाकर के M3 पॉजिटिव आयन या कैटायन बना। तो इस कैटायन में 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद, यानी कि इनिशियली कितने प्रेजेंट होंगे भाई, इनिशियली हम बोलते हैं कि 10 + 3 13 प्रेजेंट होंगे न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 13 न्यूट्रल एटम में, तो प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे कितने 13, और यही 13 क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का या एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। फिर क्या करना है, एटॉमिक नंबर पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर से कि भाई एलिमेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा। फिर मास नंबर कैलकुलेट करेंगे, कैसे, मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी अभी हमने देखा कितना है 13 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब आप बोलेंगे कि मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम में दिए ही नहीं है, अब क्या लिखें, यहाँ पे तो हमें आयन में बताया गया है कि आयन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि एटम भले एक कैटायन या कोई एनायन क्यों ना बन जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ता है भाई,
ना प्रोटॉन्स का नंबर चेंज होता है ना न्यूट्रॉन्स का। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आयन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है कितने 14, तो उसके न्यूट्रल एटम में भी कितने होंगे 14 ही होंगे। तो n की जगह हमने लिख दिया 14, तो 13 + 14 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an ion X2 negative contains 10 electrons and 8 neutrons. What are the atomic number and the mass number of the element X? Name the element. यानी कि यहाँ पे हमको सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे हमको कैटायन दिया था ना, यहाँ पे हमको एनायन दिया है। इस एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये गिवन है, और हमको ये पूछा गया है कि एलिमेंट को पहचानो, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी निकाल के दो। कैसे निकालेंगे भाई, तरीका हमारा वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी। X2 नेगेटिव आयन पे हम फोकस करने वाले हैं। ये आयन एनायन बना कैसे है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है भाई, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि डेफिनेटली इस न्यूट्रल एटम ने क्या किया है, एक न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, अपने अंदर लिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है पॉजिटिव चार्ज से, इसीलिए न्यूट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये आयन एनायन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा, लिया होगा। ठीक है, तो X2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे भाई, तो देखो नंबर बता रहा है 2, क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के एटम क्या बन गया है भाई, न्यूट्रल एटम एक एनायन बन गया है। इस एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। ये 10 कैसे आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स एनायन के पास, तो आयन खुद ही बता रहा है कि एटम ने क्या किया है, न्यूट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, लेने के बाद कितने हुए हैं, 10 हुए हैं। तो सोचो इनिशियली कितने होंगे, इनिशियली हम बोलते हैं होंगे 10 - 2 8। भाई एक न्यूट्रल एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 8 थे। फिर इसके बाद में उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तब उसने क्या बना लिया, X2 नेगेटिव आयन बना लिया। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि आयन हमसे बोल रहा है कि आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आयन कैसा है, एनायन है, 2 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, यानी कि एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो लेने के बाद 10 हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद 10 हुए, तो इनिशियली कितने होंगे 8। ठीक है, फिर इसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की 8। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है किसके भाई, एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं हो गए 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 8, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर हो गया, एटॉमिक नंबर के। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे हम जिस एटम की बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के एटम की बात कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। और याद करो भाई 8 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और एटॉमिक मास भी हमने एटॉमिक नंबर भी बता दिया कितना है, 8 है। अब बारी आती है किसकी, मास नंबर की। तो मास नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, A = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना आया है भाई, देखो 8 आया है। अब आप बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो हमको आयन के बारे में बोल रहे हैं कि आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। तो कोई बात नहीं, हम न्यूट्रल एटम में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि बार बार मैं आपको चीज बता रही हूं कि एटम कोई कैटायन बनाए, इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, एनायन बनाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन उसके कैटायन या एनायन में भी प्रेजेंट होंगे। तो एनायन में हम बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 8, तो उसके न्यूट्रल एटम में भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, प्रोटॉन्स की जगह 8 और न्यूट्रॉन्स की जगह भी 8, तो ये कितना हो जाएगा 16। यानी कि यहाँ पे एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, और मास नंबर कितना है 16 है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अप्रोच हमारी सेम थी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमको एक कैटायन दिया था और इस क्वेश्चन में हमको एनायन दिया है। ध्यान से देख लेना कि एनायन और कैटायन बना कैसे है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को, एक बार आप ये समझ में आ गया ना आपको कैलकुलेट करना कि आयन कैसे बना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के या दे करके,
तो उससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो न्यूट्रल एटम के, और एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गए तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसके बराबर करके उसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लिया आपने तो भाई फिर बचा क्या, एलिमेंट को आपको एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करना होता है और फिर मास नंबर को भी आपको उसी की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आई होप आज की सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और वैलेंसीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का एक नया टॉपिक। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स।